लीनियर डायलैक्ट्रिक्स के बारे में बताया था मैंने आप लोगों को। सो लीनियर डायलैक्ट्रिक्स में क्या था, ये एक्सप्रेशन होता है हमारे लिए, ठीक है, P इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट काई ई वेक्टर एंड D इक्वल टू एप्सिलॉन ई, जहाँ पे एप्सिलॉन क्या है, परमिटिविटी ऑफ द मटेरियल, एंड काई क्या है, इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी, राइट। इनके बारे में मैंने डिस्कशन नहीं किया है कि इनकी क्या वैल्यूज़ होगी, वो डिपेंड करता है कि किस टाइप का मेरे पास मटेरियल है। अभी फ़िलहाल के लिए आपको ये कांस्टेंट लेके चलना है, क्योंकि हम कैसा डायलैक्ट्रिक कंसिडर कर रहे हैं, लीनियर, आइसोट्रोपिक एंड होमोजीनियस, उसके लिए ही ये होता है, ये रिलेशन होता है। और जनरल डायलैक्ट्रिक के लिए आपको पता है कि D इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट E प्लस पी, वो किसके लिए वैलिड होता है, फॉर एनी काइंड ऑफ डायलैक्ट्रिक, राइट। तो देखिए यहाँ पे क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना इसका, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए, ठीक है। अगर कंप्लीट जो स्पेस है मैं उसको किससे फिल कर देता हूँ, ऐसी डायलैक्ट्रिक से, किससे, होमोजीनियस, लीनियर और आइसोट्रोपिक डायलैक्ट्रिक से कंप्लीट जो स्पेस है मेरे पास, ठीक है। मान लो सपोज मेरे पास क्यू चार्ज रखा हुआ था, फिर उसकी वजह से कुछ फील्ड होगा। अब क्या करता हूँ मैं, एकदम से जितना भी स्पेस है सारा का सारा, जहाँ जहाँ पे क्यू चार्ज की वजह से फील्ड है, वहाँ वहाँ पे मैं किससे फील कर देता हूँ, एक इस टाइप के का डाइलेक्ट्रिक से, राइट। तो उस केस में देखते हैं हम हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, राइट। कोई भी इंटरफेस नहीं होना चाहिए, इसीलिए मैंने क्या लिखा, एंटायर स्पेस या होल स्पेस विथ नो इंटरफेस, कहीं पे भी कोई भी इंटरफेस नहीं है, कोई डाइलेक्ट्रिक नहीं है, एक ही टाइप का डाइलेक्ट्रिक है, होमोजीनियस, ठीक है। तो पी क्या होगा, इतना। तो मैं जब इसका कर्ल लूँगा तो क्या हो जाएगा, अब ये कांस्टेंट है, ये कर्ल से बाहर आ जाएंगे एप्सिलॉन और काई, क्योंकि मैंने होमोजीनियस लेके चला हूँ और आइसोट्रोपिक लेके चला हूँ, इसलिए जो कर्ल जब लेंगा तो एप्सिलॉन तो कांस्टेंट है, काई ई भी इस टाइप के मटेरियल के लिए क्या होगा, कांस्टेंट, तो बाहर आ गया, तो जीरो आ गया। तो कर्ल ऑफ पी क्या हो गया, जीरो, बिकॉज कर्ल कर्ल ऑफ ई क्या होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड्स के लिए, जीरो। एंड डी क्या हो जाएगा, डी बी क्या होगा, डेल क्रॉस डी इक्वल टू जीरो, क्योंकि हमने पढ़ा है कि भी डेल क्रॉस डी इक्वल टू डेल क्रॉस पी, तो डेल क्रॉस पी जैसे ही जीरो होगा डेल क्रॉस डी भी जीरो होगा। तो इस पर्टिकुलर केस के लिए डेल क्रॉस डी फिर से क्या आ रहा है, जीरो। हमने पहले भी एक केस देखा था जहाँ पे डेल क्रॉस डी क्या आ रहा था, जीरो। वो कौन सा केस था, जब चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसा हो, स्पेरिकल सिमेट्रिक, सिलेंड्रिकल सिमेट्रिक, या फिर प्लेन सिमेट्रिक हो उसमें, ठीक है। सो मेरे पास क्या आ गई कंडीशन, ये तो है ही हमारे पास, गॉस लॉ फॉर डी, एंड डेल क्रॉस डी इज जीरो। तो मैं कंप्लीटली डिटरमाइन कर सकता हूँ डी को किससे, विद द हेल्प ऑफ रो ओनली, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, देयर फोर डी कैन बी कैलकुलेटेड बाय द फ्री चार्जेस ओनली, एज्यूमिंग एज इफ देयर इज नो डाइलेक्ट्रिक। अब मैं क्या मान लेता हूँ एक बार कि यहाँ पे कोई भी डाइलेक्ट्रिक नहीं है मेरे पास, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। एज्यूमिंग एज इफ देयर इज नो डाइलेक्ट्रिक, तो उस केस में क्या हो जाएगा, डी क्या हो जाएगा, कोई डाइलेक्ट्रिक नहीं है तो पोलराइजेशन नहीं होगा, तो पी जीरो, तो यहाँ पे एप्सिलॉन की जगह एप्सिलॉन नॉट ई वैक्यूम आ जाएगा, वैक्यूम या फ्री स्पेस, ठीक है। तो डी किसके इक्वल आ गया, मैंने कोई भी डाइलेक्ट्रिक नहीं लिया है, तो जो फील्ड होगा डाइलेक्ट्रिक की एब्सेंस में वो क्या है, ई वैक्यूम। ये क्या है यहाँ पे, ये आ गया, देखिए ई वैक्यूम क्या है, फील्ड इन द रीजन एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ड्यू टू द फ्री चार्जेस एज्यूमिंग दैट डाइलेक्ट्रिक इज नॉट प्रेजेंट, यानी डाइलेक्ट्रिक नहीं है वहाँ पे, तो ई वैक्यूम हो गया। सो बट एक्चुअली क्या है वहाँ पे डायरेक्ट्रिक, तो डी क्या होगा, ये, क्योंकि और ये दोनों एक्सप्रेशन क्या है सेम, एक बार मैंने ये करके लिख लिया है कि जब डाइलेक्ट्रिक नहीं होगा तो वहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड वही होगा जो डाइलेक्ट्रिक के एब्सेंस में होगा, तो मैंने ई वैक्यूम लिख लिया उसको। सो यहाँ से हो गया, तो इक्वेशन 5 और 6 से क्या आ जाएगा मेरे पास, दोनों को इक्वेट कर दूंगा, दोनों को जैसे ही मैं इक्वेट करूँगा तो मेरे पास क्या आ गया, ये आ गया, राइट, ई इक्वल टू ई वैक्यूम बाय एप्सिलॉन आर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, जहाँ पे एप्सिलॉन क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मटेरियल ऑफ द डाइलेक्ट्रिक। ये जो एक्सप्रेशन है ये कब आया, जब डेल क्रॉस डी जीरो, और डेल क्रॉस डी कब जीरो होता है, एक बार तब भी, एक तो ये हुआ कि भी पूरा का पूरा जो स्पेस है मैंने किससे फिल किया है, होमोजीनियस, आइसोट्रोपिक और लीनियर डाइलेक्ट्रिक से। तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, ई डायरेक्ट जो इलेक्ट्रिक फील्ड, अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, ये टोटल फील्ड है ड्यू टू फ्री चार्जेस एज वेल एज बाउंड चार्जेस, तो ई वैक्यूम ओवर एप्सिलॉन आर। सो इट इज ऑल्सो एप्लीकेबल इफ देर इज स्पेरिकल, सिलेंड्रिकल और प्लेन सिमेट्री, तब भी होगा ये एप्लीकेबल। तो आपको करना क्या है, आपको मान लो सपोज कोई क्वेश्चन दे रखा है और कोई डाइलेक्ट्रिक दे रखा है, और उसकी वजह से क्या पूछ रहा है, वो फील्ड पूछ रहा है,
और पूरा का पूरा जो एंटायर स्पेस है वो किससे फिल कर दिया, होमोजीनियस से। तो आप डायरेक्टली क्या लिख सकते हो, पहले तो ये मान लो कि भाई वहाँ पे कोई भी डाइलेक्ट्रिक नहीं है और वहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लो। और एक्चुअली में प्रॉब्लम में क्या डाइलेक्ट्रिक है, तो क्या करो, उस जो तुमने डाइलेक्ट्रिक को अपसेंट करके जो फील्ड कैलकुलेट किया उसको किससे डिवाइड कर दो, सिर्फ उसकी जो जो उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दे रखा है। आगे बात समझ में? So it means if there is E vacuum field at a point in a space in absence of a dielectric and the entire space, ये important है, यहाँ पे ध्यान रखना, entire space, ऐसा नहीं है मैंने कुछ पोर्शन फिल किया हो, entire space is filled with a dielectric constant epsilon r, then the field at the space at the same point is reduced to E, कितना आ जाएगा, E इक्वल टू E वैक्यूम ओवर एप्सिलॉन आर। ऑल्सो ये तब भी वैलिड रहेगा जब स्पेरिकल सिमेट्री या प्लेन सिमेट्री होगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। आपको क्या करना है, देखिए आपको कोई डाइलेक्ट्रिक दे रखा है और उस डाइलेक्ट्रिक पे कुछ फ्री चार्जेस दे रखे हैं और आपको क्या कैलकुलेट करना है, वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। एक तो सिंपल तरीका है डी निकालो, डी से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, ये भी मैं अभी कुछ देर में डिस्कस करूँगा। एक दूसरा तरीका क्या होगा कि आप सबसे पहले क्या कर लो, उस डाइलेक्ट्रिक को ना, ये मान लो कि डाइलेक्ट्रिक नहीं है, वहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड इवेल्युएट कर लो, वो ई वैक्यूम आ जाएगा। अब ई वैक्यूम को किससे डिवाइड कर दो, एप्सिलॉन आर से, तो वो नेट फील्ड आ जाएगा ड्यू टू डाइलेक्ट्रिक एंड इट इज़ ड्यू टू बोथ बाउंड चार्जेस एंड फ्री चार्जेस, राइट। तो ये एक्सप्रेशन था। और यही क्या है, अगर स्पेरिकल और स्पेरिकल सिलेंड्रिकल सिमेट्री है तो उसमें क्या करो, आप एक बार आपको चार्जेस पता लग गए, ये तभी वैलिड है जब डेल क्रॉस डी जीरो हो रहा है। अब आपको चार्जेस पता लग गए तो चार्ज की वजह से क्या करो, वहाँ पे ये मान लो कि भी कोई डाइलेक्ट्रिक नहीं है, सेम गॉस लॉ अप्लाई करो और वो क्या निकाल लो, ई वैक्यूम। और बट हमें तो क्या चाहिए, डाइलेक्ट्रिक की वजह से फील्ड, तो उसको किससे डिवाइड कर दो, एप्सिलॉन आर से। तो क्या आ जाएगा मेरे पास, जो भी उस रीजन में जो उसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा उससे डिवाइड कर दो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ही आ जाएगा, राइट। जैसे एग्जांपल बता रहा हूँ मैं, इसकी एप्लीकेशन बता रहा हूँ। सपोज मेरे पास एक क्यू चार्ज रखा हुआ था यहाँ पे, और फिर क्या कर देता हूँ मैं, इसको फिल कर दिया जैसे डाइलेक्ट्रिक, और पूछता हूँ बताओ अब यहाँ पे इस पॉइंट पे फील क्या होगा। तो क्या करना है, पहले तो ई वैक्यूम निकाल लेते हैं। मान लो यहाँ पे कोई डाइलेक्ट्रिक नहीं है, तो मैंने वैक्यूम मान लिया, तो एप्सिलॉन नॉट है, तो डायरेक्ट क्या आ जाएगा, कूलम्ब्स लॉ से क्या आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर्ड आर कैप। मैंने कोई भी वैक्यूम कोई भी डाइलेक्ट्रिक नहीं माना है यहाँ पे। अब क्या करता हूँ, इफ एंटायर स्पेस इज फील्ड विद द डाइलेक्ट्रिक ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर, देन द फील्ड एट द सेम पॉइंट इज, कितना हो जाएगा, देखो मैंने कंप्लीट फिल कर दिया और हमारे पास ई वैक्यूम बाय एप्सिलॉन आर फॉर्मूला है, तो बस किससे डिवाइड कर दूंगा उसको, एप्सिलॉन आर से। तो उसी पर्टिकुलर पॉइंट पे ये वाला जो फील्ड है, मैंने सब जगह क्या फील कर दिया है, ये सब जगह क्या फील कर दिया है, एप्सिलॉन आर। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या हो जाएगा, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन आर से डिवाइड कर दो, तो ये फील्ड आ जाएगा, ठीक है। ये एप्लीकेशन बताया था, बाकी मैं क्वेश्चन और भी करवाऊंगा इसके, ठीक है। एट पी फील्ड गेट रिड्यूस, देखो रिड्यूस हो गया ना, क्योंकि एप्सिलॉन आर इज ग्रेटर देन 1 फॉर मोस्ट ऑफ द डाइलेक्ट्रिक्स। सो क्या हो जाएगा, फील्ड गेट्स रिड्यूस्ड ड्यू टू द शिल्डिंग बाय द बाउंड चार्जेस। तो यहाँ पे कुछ बाउंड चार्जेस आ जाएंगे, देखो ये पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पे कुछ बाउंड चार्जेस आ जाएंगे, कुछ नेगेटिव आ जाएगा, इधर कुछ पॉजिटिव चार्जेस आ जाएंगे, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा फील्ड। आ रही ना बात समझ में, ये डाइलेक्ट्रिक्स के लिए है। ये पॉइंट भी कुछ एक नोट में बता देता हूँ मैं, ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको एक दो तीन बार जैसे रीडिंग करोगे तो आप समझ में आ जाएगा आपको अच्छे से। अरे बस समझ में, बस इसका एंड रिजल्ट याद रखना है आपको। मैंने थोड़ा सा ये डिस्कशन ज़्यादा किया हुआ है इसमें, तो आपको बस एंड रिजल्ट याद रखना है। मैं बताऊंगा डेल क्रॉस पी कब ज़ीरो होगा, कब ज़ीरो नहीं होगा, ठीक है। देखिए अभी तक क्या किया था मैंने, जो फॉर्मूला बताया था ई वैक्यूम बाय एप्सिलॉन आर वाला, वो कब वैलिड होगा, जब मैंने पूरा एंटायर स्पेस को किससे फिल किया है, सेम डाइलेक्ट्रिक से, राइट, हो लीनियर होमोजीनियस एंड आइसोट्रोपिक डाइलेक्ट्रिक। अगर क्या करता हूँ, वहाँ पे कोई इंटरफेस आ गया, मान लो सपोज यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे कोई चार्ज रखा हुआ था, यहाँ पे कोई दूसरा मीडियम है, यहाँ पे कोई दूसरा मीडियम है, तो मैं ये प्रूव करना चाह रहा हूँ यहाँ पे कि मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि डेल क्रॉस पी ज़ीरो नहीं होगा, और डेल क्रॉस पी ज़ीरो नहीं होगा एंटायर स्पेस में। हो सकता है कुछ रीजन्स में ज़ीरो भी हो, बट एंटायर स्पेस में ज़ीरो नहीं होगा। आ रही बात समझ में।
तो क्या करता हूँ, देन डेल क्रॉस पी और डेल क्रॉस डी इज़ नॉट ज़ीरो एवरीवेयर, ज़ीरो नहीं होगा अगर इन केस मैं ये मान के चल रहा हूँ कि भी एप्सिलॉन आर नॉट इक्वल टू एप्सिलॉन आर टू, ठीक है, डिफरेंट हैं ये दोनों, ये कैसे हैं, डिफरेंट है। तो इन जनरल क्या होगा, ये अलग, ज़ीरो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा देखो बताता हूँ, बाउंड्री पे प्रॉब्लम आ रही होगी। अच्छा, डेल क्रॉस पी ज़ीरो होने का मतलब क्या है कि भी जो उसका लाइन इंटीग्रल है ओवर ए क्लोज पाथ क्या होना चाहिए, ज़ीरो। ये आप मैथमेटिकल फिजिक्स में पढ़ चुके हो कि भी अगर किसी वेक्टर फील्ड का जो लाइन इंटीग्रल है ओवर ए क्लोज पाथ ज़ीरो है, सो इट इम्प्लाइज कर्ल ऑफ दैट वेक्टर फील्ड इन दैट रीजन इज ऑलवेज ज़ीरो। So del cross P 0 in general because is not equal to 0 in general because we have different chi e on both side. So the line integral over a closed path a b c d a is not 0. So the curl in general. So line integral जो होगा वो क्या होगा, इसका ज़ीरो नहीं होगा ना, क्योंकि P किसके इक्वल है, P किसके इक्वल था, एप्सिलॉन नॉट काई और E के इक्वल है। तो दोनों साइड जब मैंने इस तरह का पाथ, अगर यहाँ पे पाथ लेते कोई क्लोज पाथ यहाँ पे सिर्फ इसी रीजन में तो ज़ीरो होगा हमेशा, और यहाँ पे लोगे तो कोई क्लोज पाथ तो हमेशा पी का इंटीग्रल ज़ीरो होगा। बट यहाँ पे प्रॉब्लम है, क्यों, क्योंकि इस पाथ पे क्या है, एप्सिलॉन आर वन इधर अलग है, यहाँ पे डिफरेंट है, ऐसे ही काई अलग यहाँ पे है, यहाँ पे डिफरेंट है काई। आगे बात समझ में, आप काई के लिए भी कर सकते हो, यहाँ पे काई ई क्या है, टू, यहाँ पे काई ई सॉरी टू, ये वन है और ये टू है, तो इन जनरल क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो क्या होगा, ये डायरेक्टली मैं इसको नहीं कर सकता यहाँ पे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग का ही होगा दोनों। तो ध्यान रखना, तो डेल क्रॉस पी इज़ नॉट ज़ीरो एवरीवेयर विद इन द लूप, लूप के अंदर कहाँ है, ज़ीरो नहीं है, इनफैक्ट ये इन्फिनिटी होगा किस पे, इस पॉइंट पे। तो आपको ये ध्यान रखना है, ये बात सोचो। तो देखो कहने का मतलब क्या है, कोई स्पेस दे रखा है और कुछ रीजन में कोई एक इंटरफेस है, तो जब जहाँ पे इंटरफेस है तो आप वहाँ पे ये नहीं कह सकते कि भी कर्ल ऑफ पी ज़ीरो। हाँ, अगर ये पूरी थ्रू आउट डाइलेक्ट्रिक क्या होता, सेम होता है, यानी एप्सिलॉन आर वन एप्सिलॉन आर टू सेम होता है, यानी सेम डाइलेक्ट्रिक होती है, यानी कोई भी इंटरफेस नहीं होता, तो ये तो पहले वाला केस बन गया कि भी एंटायर स्पेस किससे फिल किया हुआ है, एंटायर स्पेस किससे फिल किया हुआ है, सेम डाइलेक्ट्रिक से। तो डेल क्रॉस पी ज़ीरो होगा, यहाँ पे ज़ीरो नहीं होगा क्योंकि अलग, यहाँ पे अलग है, यहाँ पे डिफरेंट है। आगे तो बात समझ में, आप इसको एक दो बार और पढ़ोगे अच्छे से तो आपको समझ में आ जाएगा, राइट। क्योंकि काई पी किसके इक्वल होता है, एप्साइल, अगर पी किसके इक्वल है, एप्सिलॉन नॉट काई और ई, अगर वहाँ पे काई नहीं होता ना तो डायरेक्ट क्या हो जाता है, वहाँ पे आपका ज़ीरो हो जाता है कर्ल, ठीक है, बट काई है वहाँ पे प्रेजेंट तो उसकी वजह से वो नॉन ज़ीरो रहेगा। तो हमें पता है फॉर आइसोटोपिक लीनियर है ना होमोजीनियस डाइलेक्ट्रिक पी क्या होगा, इतना, और डी ये होगा, दैट इज पी एंड ई आर इन द सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ ई, सेम डायरेक्शन में होंगे जो कि डायरेक्शन ई की होगी। यानी अगर मैं फील्ड को किस डायरेक्शन में अप्लाई करता हूँ, एक्स में, तो डाइलेक्ट्रिक किस डायरेक्शन में पोलराइज हो जाएगा, एक्स में, और डी भी किस डायरेक्शन में हो जाएगा, एक्स में। अगर वाई में करता हूँ तो किस डायरेक्शन में पोलराइज हो जाएगा, वाई में। ये सिर्फ किसके लिए वैलिड है, आइसोट्रोपिक लीनियर और होमोजीनियस के लिए। अदरवाइज इन केस अगर एनाइसोट्रोपिक मीडियम आपके पास हो गया तो उस केस में क्या करेंगे, उस केस में जो पी डी एंड ई है वो इन जनरल क्या होंगे, डिफरेंट डायरेक्शन में होंगे एनाइसोट्रोपिक मीडियम के लिए। सो फॉर एनाइसोट्रोपिक मीडियम, तो ये हमारे में डिटेल में नहीं है, मैंने सिर्फ आपको थोड़ी सी आउटलाइन बता दी है इसकी भी, एनाइसोट्रोपिक मीडियम में क्या होता है, ठीक है। are not in the same direction in general. For example, if field is in x direction, then dielectric may be polarized, may get polarized in x, y and z direction. तो किसी भी कोई भी कंपोनेंट आ सकता है उसका। इसमें क्या है कि अगर फील्ड x में है तो x में ही रह जाएगा, इस टाइप के लीनियर आइसोट्रोपिक और होमोजीनियस में, ठीक है। तो x में पर अगर अप्लाई कर रहे हो तो पोलराइज भी, क्योंकि देखो यहाँ पे अगर x डायरेक्शन में है तो ये भी x, क्योंकि ये जो काई है, काई कैसा एक स्केलर है, ये भी एक स्केलर है। तो एनाइसोट्रोपिक मीडियम के लिए जो काई होता है और यह जो एप्सिलॉन होता है वो क्या होते हैं, टेंसर्स होते हैं। तो उसकी वजह से क्या होगा कि अगर फील्ड आप किसी डायरेक्शन में अप्लाई कर रहे हो तो ऐसा ज़रूरी नहीं होगा कि वो उसी डायरेक्शन में पोलराइज्ड हो। आगे बात समझ में।
तो ये एनाइसोट्रोपिक का है, तो आप ध्यान रखना इसमें एनाइसोट्रोपिक के लिए। क्लियर है। और ये जरूर ध्यान रखना कि ये जो दोनों एक्सप्रेशन है ये सिर्फ किसके लिए हैं, लीनियर डायलेक्ट्रिक्स के लिए हैं। ये दोनों किसके लिए हैं, लीनियर आइसोट्रोपिक और होमोजीनियस डायलेक्ट्रिक्स के लिए। तो आपके सिलेबस में सिर्फ आइसोट्रोपिक, लीनियर और होमोजीनियस डायलेक्ट्रिक ही है, तो हम इस पे फोकस करेंगे। और एनाइसोट्रोपिक के लिए ध्यान रखना है जो काई और जो एप्सिलॉन होगा वो कैसे होंगे, टेंसर होंगे। काई और जो एप्सिलॉन होगा वो कैसे होंगे, टेंसर्स होंगे। काई और एप्सिलॉन आर टेंसर, स्केलर नहीं होंगे लाइक आइसोट्रोपिक लीनियर डायलेक्ट्रिक के लिए, राइट। अभी तक जितना भी डायलेक्ट्रिक मैंने बताया आपको, उस डायलेक्ट्रिक के लिए जितने भी फॉर्मूले हैं वो सारे के सारे मैं एक साथ लिख देता हूँ। तो न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उनको ध्यान रखना। सो जनरल गॉस लॉ क्या होगा, ई डॉट डी एस ओवर ए क्लोज सर्फेस एस इक्वल टू क्यू एनक्लोज बाई एप्सिलॉन नॉट। या फिर अगर इसके डिफरेंशियल फॉर्म लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ, डेल डॉट ई इक्वल टू रो बाई एप्सिलॉन नॉट। तो जनरल लिख रहा हूँ तो रो भी जनरल होगा, यानी बाउंड प्लस फ्री चार्ज डेंसिटी, और क्यू एनक्लोज क्या होगा, क्यू फ्री एनक्लोज प्लस क्यू बाउंड एनक्लोज। और इलेक्ट्रिक, ये ई क्या है, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू बोथ बाउंड एंड फ्री चार्जेस। तो डी के लिए भी डिस्कस किया था हमने, डी के लिए क्या आ गया था, क्यू एफ, और या फिर उसको डिफरेंशियल फॉर्म में लिखना चाहूँ तो ऐसे ही, क्यू एफ क्या आता, फ्री चार्ज एनक्लोज्ड, और रो एफ क्या है यहाँ पे, फ्री चार्ज डेंसिटी, राइट। फिर बता रहा हूँ रिलेशन बिटवीन पी ई एंड डी ए फॉर एनी काइंड ऑफ डायलेक्ट्रिक्स। ये सभी के लिए होगा हमेशा, क्योंकि हमने जनरल के लिए प्रूव कराया था, क्योंकि ये जनरल जो गॉस लॉ है उसके लिए वहाँ से डिराइव किया था इसको, तो ये सब के लिए वैलिड होगा। तो ये रिलेशन हो गया किसमें, डी में, ई में और पी में। और लीनियर डायलेक्ट्रिक्स के लिए क्या हो गया था, लीनियर कैसी है, होमोजीनियस और आइसोट्रोपिक। तो उसके लिए क्या आ गया था, पी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट काई ई एंड डी इक्वल टू एप्सिलॉन ई। ई फिर से यहाँ पे क्या है, टोटल फील्ड है, ध्यान रखना। काई क्या है, इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी, और एप्सिलॉन क्या है, परमिटिविटी ऑफ द डायलेक्ट्रिक मटेरियल, राइट। तो ये दो रिलेशन और थे, एप्सिलॉन आर इक्वल टू 1 प्लस काई और एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, ठीक है। दोनों यूनिटलेस होंगे, ध्यान रखना, एप्सिलॉन आर एंड काई आर यूनिटलेस, ठीक है, ये यूनिटलेस होते हैं। नेक्स्ट क्या था, एक फॉर्मूला मैंने ये भी बताया था आपको, ये क्या हो जाएगा इस तरह से, ये वाला कि E इक्वल टू ई वैक्यूम बाई एप्सिलॉन आर। ये कब होगा वैलिड, वैलिड इफ होल स्पेस इज फिल्ड विद द डायलेक्ट्रिक ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर। कैसा डायलेक्ट्रिक है, विद द डायलेक्ट्रिक कैसा है, लीनियर, ध्यान रखना, लीनियर, होमोजीनियस एंड आइसोट्रोपिक। और कब होगा, इफ देयर इज ए स्पेरिकल और सिलेंड्रिकल और प्लेन सिमेट्री। तो आपको डायरेक्ट ई निकाल सकते हो। ई वैक्यूम क्या है, ई वैक्यूम ऐसा फील्ड है जब आप ये मान के चल सकते हो कि भी हमारे पास कोई भी डायलेक्ट्रिक नहीं है, वहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, वो ई वैक्यूम आएगा। ई वैक्यूम्स को किससे डिवाइड कर दो, एप्सिलॉन आर से। जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला केस है, इसमें क्या किया, ये अब ये एप्सिलॉन आर है, यहाँ पे कुछ रेडियस के लिए ए है, ये रेडियस बी है, यहाँ पे क्या फिल कर दिया है मैंने, एक डाइलेक्ट्रिक फिल कर दिया जिसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी कितनी है, एप्सिलॉन आर। सो पी पे जो फील्ड होगा वो क्या होगा, एक बार मान लो कि भी ये है ही नहीं, हमारे पास वैक्यूम है, यहाँ पे एप्सिलॉन डाइलेक्ट्रिक नहीं है, तो फील्ड कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू आर स्क्वायर्ड बाई आर कैप। बट यहाँ पे एप्सिलॉन आर है और स्पेरिकल सिमेट्री है, क्योंकि ये सेंटर पे रखा हुआ, तो क्या आ जाएगा, ओवर एप्सिलॉन आर। आई बात समझ में। तो इस तरह से आप कर सकते हो, या क्वेश्चन भी कराऊंगा तब और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आपको ये ई वाला फॉर्मूला। फिर ये है डेल डॉट डी इक्वल टू रो एफ, ये आपको पता ही है, गॉस लॉ फॉर डिस्प्लेसमेंट, इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फॉर लीनियर होमोजीनियस एंड आइसोट्रोपिक मीडियम के लिए हमारे पास क्या होगा, ये एंड फोर वी हैव डी इक्वल टू एप्सिलॉन ई। तो मैं डी को यहाँ से रिप्लेस कर देता हूँ, ये पुट किया मैंने यहाँ पे, और डेल डॉट ई क्या आ जाएगा, रो एफ बाय एप्सिलॉन। ध्यान रखना यहाँ पे एप्सिलॉन आएगा,
एक पहले भी कर चुके हो, डेल डॉट बी, डेल डॉट ई इक्वल टू रो बाय एप्साइलन नोट था वहाँ पे, वो जनरल फील्ड जनरल गोसलो था। यहाँ पे एप्साइलन है, बट यहाँ पे रो क्या होगा, फ्री चार्ज होगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, एप्साइलन। ध्यान रखना, यहाँ पे बाउंड नहीं आएगा, क्योंकि बाउंड का जो इफेक्ट है वो कहाँ पे किसने ले लिया है, एप्साइलन ने। अरे बात समझो, जो फर्स्ट प्रॉपर्टी चेक करना, जो फर्स्ट में लिखवाया था मैंने, दोनों में डिफरेंस है, यहाँ पे एप्साइलन है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्या था, डेल क्रॉस डी इक्वल टू डेल क्रॉस पी। ये सबके लिए वैलिड होता है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं पहले ही, कैसे आया था ये, फॉर जनरल डाइलेक्ट्रिक। अगर मैं एंटायर स्पेस को फिल कर देता हूँ इस टाइप के डाइलेक्ट्रिक से, तो डेल क्रॉस पी अभी डिस्कस किया था हमने, डेल क्रॉस पी क्या होगा उसके लिए, ज़ीरो। तो क्या हो जाएगा, डेल क्रॉस डी भी क्या आ जाएगा, ज़ीरो। या फिर क्या हो जाए, वहाँ पे सिमेट्री कैसी है, स्पेरिकल, सिलेंड्रिकल या प्लेन सिमेट्री है, तो डी के फिर से अगेन ये वैलिड होगा वहाँ पे भी। ठीक है, डेल क्रॉस पी, ये भी ध्यान रखना आप। और अगर पोलराइजेशन गिवन है तो आप सिग्मा बी भी निकाल सकते हैं और रो बी भी निकाल सकते हैं, ये भी पहले डिस्कस कर चुके हैं। सिग्मा बी रो बी क्या है, सरफेस बाउंड चार्ज डेंसिटी एंड वॉल्यूम बाउंड चार्ज डेंसिटी रिस्पेक्टिवली। ठीक है, सो एन क्या है, आउटड्रोन नो यूनिट नॉर्मल विद रिस्पेक्ट टू द डाइलेक्ट्रिक, यानी जहाँ पे डाइलेक्ट्रिक फिल कर रखी है उससे अवे, यानी दैट इज अवे फ्रॉम द डाइलेक्ट्रिक। अरे बात समझ में, तो ये आ जाएगा यहाँ से क्यों, टोटल बाउंड चार्जेस भी लगा, और टोटल बाउंड चार्ज क्या होता है, नेट बाउंड चार्ज कितना होता है, हमने चेक किया था, इक्वल टू ज़ीरो, है ना। क्यू बाउंड इन द वॉल्यूम प्लस क्यू बाउंड ऑन द सरफेस इज ऑलवेज ज़ीरो। तो ये भी आपके पास है एक और फॉर्मूला। और टोटल बाउंड चार्जेस भी निकाल सकते हो, सरफेस पे कितना होगा, इसको क्या कर दोगे, इंटीग्रेट कर दोगे। ठीक है, सिग्मा इंटू डी एस। अब सबसे इम्पोर्टेंट आते हैं स्टेप्स, डाइलेक्ट्रिक प्रॉब्लम्स को किस तरह से सोल्व करते हैं। अरे बात समझ में, सो डाइलेक्ट्रिक प्रॉब्लम्स में क्या होता है, आपके पास क्या दिया मिलता है, आपको फ्री चार्ज दे रखा है, सपोज कैसे भी शेप हो सकती है, बट कुछ पर्टिकुलर शेप ही होगी आपको, मोस्टली जो स्पेरिकल आते हैं आपका, स्पेरिकल या सिलेंड्रिकल, उसमें आपको फ्री चार्जेस दिए मिलेंगे। आपको क्या क्या कैलकुलेट करना होगा, डी, सबसे पहले डी कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि डी डायरेक्टली हम निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ क्यू फ्री चार्ज। सो कैलकुलेट डी कर लेंगे यहाँ से। स्पेरिकल सिमेट्री के लिए आपको पता है कि भी इसको डायरेक्टली ये किस पे डिपेंड करेगा, क्यू फ्री चार्ज पे। सो यहाँ से क्या कैलकुलेट कर लेंगे, डी। ये मैंने बताया था किस तरह से यूज़ करते हैं, 3-4 क्वेश्चन मैंने डिस्कस भी किए थे इस पर। अरे बात समझ में, फिर डी के बाद क्या आता है, ई कैलकुलेट करते हैं हम जस्ट, पहले डी कैलकुलेट, क्योंकि सबसे इजी है डी कैलकुलेट करना, क्योंकि आपको क्यू फ्री पता है। उसके बाद ई कैलकुलेट करते हैं। आपको पता है लीनियर डाइलेक्ट्रिक्स के लिए क्या होता है, डी इक्वल टू एप्साइलन ई, या फिर ई किसके इक्वल हो जाएगा, डी बाई एप्साइलन नॉट एप्साइलन आर। तो एप्साइलन से डिवाइड कर दो डी को, तो क्या आ जाएगा मेरे पास, ई आ गया। या फिर दूसरा तरीका जो मैंने ई वैक्यूम वाला डिस्कस किया था, ई वैक्यूम को मैं ऐसे भी कैलकुलेट कर सकता हूँ, इफ़ देर इज सिमेट्री, स्पेरिकल, सिलेंड्रिकल और प्लेन सिमेट्री। ई वैक्यूम मैं पहले बता चुका हूँ, ई वैक्यूम वो फील्ड है जब आप ये मान के चलते हो कि हमारे पास कोई भी डाइलेक्ट्रिक नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद आपके पास डी आ गया, गिवन क्या था, रो फ्री चार्ज गिवन थे, फ्री चार्ज गिवन से तो पहले मैंने डी निकाला, डी से ई निकाल लिया, और ई से क्या निकाल लूँगा, अब पोलराइजेशन निकाल लूँगा। पोलराइजेशन का फॉर्मूला ये होता है एप्सिलॉन नॉट काई ई, आई बस समझ में। और पी क्या है, या फिर मैं काई का क्या फॉर्मूला, एप्सिलॉन r-1 कर लूँगा इक्वल टू डी। तो ये यूज़ करके क्या निकाल लिया मैंने, पी। और पी जैसे ही इवेल्युएट कर लिया, तो पी से मैं क्या निकाल सकता हूँ, बाउंड चार्जेस निकाल सकता हूँ, वॉल्यूम में कितना होगा और सरफेस पे कितना होगा। तो ये 4 डेंसिटी आई है, तो आप टोटल चार्ज भी निकाल सकते हो अगर आपके पास 4 डेंसिटी आ गई है तो। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या हो सकता है, आपको क्यू फ्री और क्यू बाउंड दे देगा, कोई सिमेट्री मिलेगी आपको, और ये पूछ सकता है बताओ बाउंड चार्जेस कितने होंगे, आपके पास बाउंड चार्जेस कितने होंगे। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, डी कैलकुलेट करो, फिर डी से ई कैलकुलेट करो, फिर ई से पोलराइजेशन कैलकुलेट करो, पोलराइजेशन से चार्ज डेंसिटी कैलकुलेट करो, और चार्ज डेंसिटी से क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, बाउंड चार्जेस कैलकुलेट कर सकते हैं, वॉल्यूम में कितना होगा और सरफेस पे कितना होगा। आगे बात समझ में, ये तो 4 डेंसिटी आई ना, तो क्यू बी अगर निकालना हो, क्यू बाउंड ऑन द सरफेस, गिवन जो सरफेस होगा उसको क्या कर देंगे, सिग्मा इंटू
ds/s। आई बात समझ में। और वॉल्यूम चार्ज निकालना हो क्यू बाउंड इन द वॉल्यूम, वो कितना होगा रो इंटू डी ओवर कंप्लीट वॉल्यूम। या फिर इसका नेगेटिव ही होगा, ये आपको पता है। पहले जो इजी होगा ये एक निकालना होगा आपको, क्योंकि नेट तो जीरो ही रहना है। अरे बात समझ में। तो आप यहाँ से भी निकाल सकते हो और यहाँ से भी निकाल सकते हो। आप एक कैलकुलेट कर लो, कोई भी जो भी इजी लगे आपको, उसका नेगेटिव होगा वो। तो यहाँ तक था डिस्कशन आपका डाइलेक्ट्रिक्स का। तो कंप्लीट जो थ्योरेटिकल पोर्शन था वो आपका कंप्लीट हो गया। अब इस पे मैं 4-5 न्यूमेरिकल्स डिस्कस करूँगा, ठीक है। सबसे पहले तो हमने पोलराइजेशन के न्यूमेरिकल किए थे डिस्कस, फिर डी के किए थे। अब क्या करूँगा कि भी आपको फ्री चार्जेस दिए मिलेंगे और आपको बाउंड चार्जेस निकालने हैं। तो आप सब कुछ निकाल सकते हैं आप ये स्टेप्स है। तो आप एक बार थोरोली देखना इसको वीडियो लेक्चर को, और नोट्स में जो PDF है मैं आपको शेयर कर दूँगा आपके ग्रुप पे, ठीक है। थैंक यू।